यहाँ पे जो सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ जो इमिग्रेशन होता है, इमिग्रेशन फॉर योर परमानेंट रेसिडेंसी इज योर CEC, समथिंग कॉल्ड एज Canadian Experience Class Express Entry, right? Canadian Experience Class. Name itself से आपको पता चल जाएगा कि Experience Class is आपका Canadian Work Experience. एक्चुअली एक देशी भाषा में सवाल पूछूंगा जो यहाँ पे बहुत सारे लोग कॉमनली पूछते हैं कि यार पढ़ाई वढ़ाई में नहीं, मेरे को सीधा वहाँ पे जॉब करने जाना है ताकि मेरे को सीधा PR मिल जाए। तो ऐसा कोई भी कुछ है क्या कि आप लोगों को पता है कि सीधा इंडिया में किसी बंदे को कनाडा में In जल्दी that जॉब मिल जाए? in that case, आपको सीधा PR नहीं मिलेगा। आपको फिर डिफरेंट देसी लैंग्वेज में ही मैं बोलूँ तो जुगाड़ लगाने पड़ेंगे। इफ यू नो समबडी हियर जो आपको स्पेशली समथिंग कॉल्ड एज LMIA दे सकता हो। LMIA इज लेबर मार्केट इम्पैक्ट एसोसिएशन। और मेरा अंतिम सवाल, कब बुला रहे हो आप हम सब लोगों को अपनी बिजनेस और इन सब को कभी कभी एस्टैब्लिश नहीं, करके? कभी नहीं, कभी नहीं बुला रहे, कभी नहीं तो बुला रहे। पैसे आ जाने का घमंड भी आ जाता है ना, तो उसके बाद शायद बात भी नहीं करेंगे। अरे भाई साहब, रिजेक्शन। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये बस वो बड़ा दोस्तों नहीं, चीज़ है। रिजेक्शन देना शुरू कर। नहीं, पैसे नहीं है इसलिए तो तुझसे बात कर रहे हैं, बाकी तो बात नमस्कार सभी को, द ब्रिज मैन के इंडिया टू कनाडा के पॉडकास्ट सीरीज के एपिसोड नंबर 7 पे आप सबका स्वागत है। और आज भी हमारे साथ पिंकेश मारवाड़ी, आकिब पटेल और रईस मशीनवाला हमारे साथ जुड़े हैं। और आज की ये पूरे सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट बातें होने वाली है, मेजरली इमिग्रेशन के ऊपर और PR प्रोसेस और काफी सारी ऐसी इनडेप्थ चीजें जो शायद आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। आप इंडिया से कनाडा आओ और वहां जाके भी सेटल होने की बातों को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मैं हैंड ओवर करता हूं पिंकेश को कि पिंकेश, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस टू आकिब एंड रईस। थैंक यू सो मच सेदू, थैंक यू सो मच। सो आज हम लोग वही डिस्कस करने वाले, एक आज जो टॉपिक है जो इमिग्रेशन रहता है, जो बहुत लोगों के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम जब पहली बार जब कनाडा में आते हैं तभी उसी दिन से हमारा एक गोल रहता है कि हमें परमानेंट रेसिडेंसी अचीव करनी है, सिटीजनशिप अचीव करनी है डाउन द लाइन, राइट। तो उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। उसकी एक जनरल आइडियाज इन लोगों से मैं थोड़ा पूछना चाहूंगा कि इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है खुद का, और जो जनरली क्या रहता है उनका व्यू, क्योंकि वो हम तीनों तीन अब PR हो चुके हैं, तो थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव रहेगा। तो और थोड़ी थोड़ी डिफरेंट बातें होगी, थोड़ी इन्फॉर्मेटिव होगी, थोड़ी डिटेल में होगी। तो स्टार्ट करना चाहूंगा, मैं आकिब से पूछना चाहूंगा कि उनका कैसा रहा था एक्सपीरियंस यहाँ पे, और वो इमिग्रेशन का थोड़ा बहुत वो फॉलो भी करते रहते हैं बहुत ज्यादा, तो उनका एक अलग पर्सपेक्टिव होगा, तो उनसे पूछते हैं आज। हेलो सबको। सो इमिग्रेशन इन जनरली मेरे लिए तो बहुत स्मूथ रहा है, क्योंकि मेरा जो परमानेंट रेसिडेंस मिली है मुझे, मेरी वन ऑफ, मैं बोल सकता हूँ वन ऑफ द क्विकेस्ट थी। लाइक इन जनरल बात करें तो लाइक मैंने 2.5 years में मेरी परमानेंट रेसिडेंसी लाइक मैंने मिल गई थी मुझे। और उसका एक ही रीज़न था कि कोविड के अंदर लाइक गवर्नमेंट ने हमें थोड़ा ईज कर दिया था जो स्टूडेंट्स हैं। और और उन्होंने नए पाथवे निकाले थे, लाइक एज अ गोल्डन पाथवे निकाला था PR के लिए। तो और उसके अंदर मेरा कॉशियस, लाइक मैं बोल सकता हूँ थोड़ा कॉशियस होने के कारण से, क्योंकि मैं इमिग्रेशन बहुत फॉलो करता था, अभी भी कर रहा हूँ। तो उस वजह से मेरा वो उस नंबर में, क्योंकि वो टाइम बेस्ड था वो बेसिकली PR परमानेंट रेसिडेंसी, तो उसमें मैं लकी हो गया और मेरा उसमें नंबर लग गया था। और मैं मैं अपनी लाइक उस टाइम में मैंने PR कर लिया था 2.5 years में। So immigration is quite good for me in Canada at the moment. हाय एवरीवन। मेरा इमिग्रेशन थोड़ा स्टैंडर्ड केस में था, जैसा जो मैं कनाडा आने से पहले जो मैंने रिसर्च किया था, जिस हिसाब से मैंने पूरा प्लान किया था मेरी जर्नी, एकदम वैसे ही एग्जैक्टली करेक्ट इन दैट मैनर, इन दैट सेंस में ही ख़त्म हुआ जो टारगेटेड मेरे गोल्स थे। यहाँ पे जो सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ जो इमिग्रेशन होता है, इमिग्रेशन फॉर योर परमानेंट रेसिडेंसी इज योर CEC, समथिंग कॉल्ड एज Canadian Experience Class Express Entry, right? Canadian Experience Class. Name itself से आपको पता चल जाएगा कि Experience Class is आपका Canadian Work Experience, right? आपका जितना Canadian Work Experience होगा उसके हिसाब से आपके points increase होते जाएंगे, right? So since because जहाँ तक I don't know, हम सब I don't know पिछले podcast में हमने cover किया होगा, हम सब 12th के बाद आए थे, right? So हम सब ने
बेसिकली हमारी जो +4 होता है, जो डिग्री होती है, वो हमने नहीं की थी, राइट? बट आफ्टर कमिंग हियर वी रियलाइज कि अगर आप डिग्री करके आते हो तो आपको उसके सब्सटेंशियली ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं. सो हमारे दैट वाज काइंड ऑफ ए क्या बोले, बैक सेटिंग था हम सबके लिए. इट वाज ए disappointment at the time, but मैंने वो पहले से I had that in my calculation. So उसके हिसाब से I worked on my IELTS, I worked on my Canadian education, I worked on my Canadian experience. So मैंने अपना एजुकेशन खत्म किया. एजुकेशन खत्म करने के बाद मैंने 2 साल का कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस किया इन द फील्ड. फ्रॉम प्रीवियस पॉडकास्ट अगर आपको याद हो तो आई एम मैं मेरा पर्सपेक्टिव उस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जहां मैंने जिस फील्ड में स्टार्ट किया, आई एम परसुइंग माई करियर इन द सेम फील्ड विच आई स्टार्टेड फ्रॉम, राइट, इन टर्म्स ऑफ माई एजुकेशन करियर. सो मैंने मेरे 2 years का एजुकेशन एक्सपीरियंस खत्म किया, वर्क एक्सपीरियंस, एंड आफ्टर दैट within the CEC class, the Canadian government invited me for my permanent residency. And it was very recent, and I got my PR. तो एक चीज मैं बहुत ही कॉमन बताना चाहूंगा इन दोनों में कि और शायद मैंने भी वो फॉलो किया था कि जब से हम आए ना कनाडा तब से हमारा वो गोल हमेशा रहा है. बिकॉज मैंने बहुत ज्यादा लोगों को देखा है और आई एम श्योर इन लोगों ने भी देखा है कि जो बस स्टडी कर रहे हैं, बस वर्क कर लिया, 1 साल वर्क परमिट का निकल गया, बट कोई प्लानिंग नहीं चल रहा कि पीआर के पीछे क्या करना है. तो वो चीज हमने बहुत ध्यान रखी थी कि जब से हम स्टूडेंट लाइफ में थे तब से हम सब फॉलो करते थे कि इमिग्रेशन में क्या चल रहा है. वो हमेशा अप टू डेट रहते थे कि कौन सा प्रोग्राम आ रहा है, कहाँ करना है, कहाँ अप्लाई कर सकते हैं. बिकॉज गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स आती रहती है और उसका बिल्कुल बेनिफिट होना चाहिए. तो ये रहो थोड़ा जनरल पर्सपेक्टिव. आई एम श्योर सेतु हैज सम क्वेश्चंस, तो वो पूछ लो. क्वेश्चंस इन द सेंस मैंने दोनों की पर्सपेक्टिव सुनी और मैंने देखा आकिब हैज गॉट इट इन 2.5 years एंड रईश के थ्रू मुझे सीएससी के बारे में भी पता चला. तो इज इट बोथ द डिफरेंट वे, लाइक रईश को जो मिला एंड आकिब को जो मिला? आई होप कि जैसे आपने समझाया आप दोनों का जो तरीका था पीआर मिलने का वो अलग था, राइट? So हाँ. हाँ, तो उन दोनों का बाय गवर्नमेंट ही था और दोनों की स्ट्रीम्स अलग थी. तो आई एम श्योर आकिब उसके बारे में थोड़ा बताएंगे और फिर रईश रैप अप करेगा उस कॉन्वर्सेशन को. Let me break down. Basically, Canadian permanent resi, there are several types. Like there are several ways. Like बहुत तरह के डिफरेंट वो होते हैं, स्ट्रीम्स होती है, उसमें आप अपना परमानेंट रेसिडेंस. लेकिन जो बेसिक जो जनरल होती है परमानेंट रेसिडेंसी, उसको एक पहले बोलते हैं एक्सप्रेस एंट्री. और दूसरा जो एक्सप्रेस एंट्री इज लाइक ऑल ओवर कनाडा सेम. ऑल ओवर कनाडा में आप जहां भी हो, जहां पे आपने स्टडी की हो, जहां से आपने एक्सपीरियंस लिया हो, वो बेसिकली वो मेन चीज है आपकी परमानेंट रेसिडेंस के लिए. उसी थ्रू आपकी लाइक सबके दिमाग में वही होता है, एक्सपेंस वाया एक्सपेंस एंट्री आपको पीआर लेना है. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्सपेंस एंट्री एक ओनली ऑप्शन. देर आर लाइक आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं उसमें भी. लाइक जैसे वो ऐसे समझो कि इंडिया लाइक फेडरल है, वो फेडरल पीआर पाथवे है. और दूसरा होता है स्टेट वाइज, प्रोविंस वाइज. लाइक ऑन्टेरियो का अलग होता है, उसको हम बोलते हैं पीएनपी. तो एक्सप्रेस एंट्री और पीएनपी ये दो चीज होती है. एक्सप्रेस एंट्री फेडरल, पीएनपी स्टेट और प्रोविंस वाइज होता है. तो आप पीएनपी का जनरल ये होता है कि पीएनपी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम होते हैं स्टेट्स की रिक्वायरमेंट्स कि ये स्टेट्स में जैसे हम देखो फार्मर्स का अंदर, तो फार्मर के लिए उन्होंने ऐसी स्ट्रीम्स निकाली होती है. तो जो भी लाइक फार्मर्स की कोई ग्रेजुएशन कर रहा हो, लाइक उसकी स्टडीज कर रहा हो, या फिजिकल या कुछ कुछ भी लेबर वर्क कर रहा हो, तो उनको वो पाथवे से इजी रहेगा ये प्रोविंस में पीआर है. सो बेसिकली वो प्रोविंस की रिक्वायरमेंट जो होती है, जैसे यहाँ पे आईटी कम है तो आईटी वालों को ज्यादा अच्छा है यहाँ पे पीआर लेना, क्योंकि उनको फुलफिल करनी है वो रिक्वायरमेंट्स ऑल ओवर कनाडा. उनकी जहाँ जहाँ कमी है वो उनके, तो उसके लिए वो लोग वो पाथवे बनाते हैं स्पेसिफिक प्रोविंस में. और फेडरल जो एक्सप्रेस एंट्री हमारी बात हो रही है वो फेडरल होता है. आप लाइक कुछ भी कोर्स किया हो या कोई भी फील्ड में आप हो, उस एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू आप पीआर ले सकते. तो ये दो बेसिक चीज होती है, एक्सप्रेस एंट्री एंड पीएन. लेकिन जो सबसे मेन है वो एक्सप्रेस एंट्री होती है, क्योंकि वो ऑल ओवर कनाडा को अप्रोच करती है. तो दैट्स द थिंग. तो मेरी जो हुई थी, जो मेरी जो लाइक मैंने मेरी 2.5 years में उन्होंने वो स्पेशल स्ट्रीम निकाली थी. वो ना एक्सप्रेस एंट्री थी ना वो पीएनपी थी. वो स्पेशल स्ट्रीम इसलिए थी और वो पाथवे इसलिए था क्योंकि कोविड में निकाला था उन्होंने. और कोविड में ये काम कम हो गया था, राइट? तो सब एक्सपीरियंस नहीं बना पा रहे थे ग्रेजुएशन के बाद, क्योंकि वो एक्सपीरियंस बनाना मेन इंपॉर्टेंट थिंग होती है आपकी परमानेंसी अप्रोच करने के लिए, लेने लाइक परमानेंसी लेने के लिए.
जब भी आपका एक्सपीरियंस बनेगा तभी आपके पॉइंट्स काउंट होंगे, राइट। और कोविड में सब कम हो गया था, राइट, बेसिकली सबको घर से काम करना पड़ रहा था, या उस वक्त ज्यादा ऑप्शन भी नहीं था वर्क फ्रॉम होम का, क्योंकि ज्यादा वो दिमाग में आया नहीं था, क्योंकि कोविड में ही मोस्टली वर्क फ्रॉम होम वाला चालू हुआ, राइट, स्टार्ट हुआ। तो इसलिए कैनेडियन गवर्नमेंट ने जो इंटरनेशनल ग्रेजुएशन है उनको बेनिफिट करने के लिए उन्होंने ये पाथवे निकाला था, उसमें मेरा नंबर लग गया। और जो रईस का हुआ वो एक्सप्रेस एंट्री में था, वो प्रॉपर टाइम बेस होता है। बेसिकली कनाडा में आपकी परमानेंसी अप्रोच करने के लिए आपको नियरली स्टडी के साथ सब इंक्लूड करके 4 to 5 years निकल जाए। तो वो इनका एक्सप्रेस एंट्री था, मेरा स्पेशल स्ट्रीम था उसमें हो, इसलिए इतना डिफरेंस हुआ। थैंक यू सो मच आकिब, ये एक बहुत मेजर डिफरेंस यहाँ पे समझ में भी आया। लेकिन साथ ही साथ मैं तुमसे एक सवाल ये पूछूंगा कि आपको जो मिला 2.5 year में, आपने बताया कि वो स्पेसिफिक कोविड टाइम के लिए एक ऐसा अलग सा एक स्कीम आपके लिए मिला था गवर्नमेंट के थ्रू जो भी था, बट हाउ डिड यू फॉलो दैट? And in case if there is such moments going to happen in the upcoming future, we won't know if such things will come also. आप अगर उन लोगों को सजेस्ट करोगे कि हाँ इमिग्रेशन को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, तो कहाँ करे, कैसे करे, और क्या उसका इंपॉर्टेंस है, ये अगर आप लोगों तक कहना चाहो। जस्ट बिफोर दैट से तो रईश का भी सेम पॉइंट था, उसको कवर करना बाकी रह गया, श्योर तो श्योर श्योर मेक श्योर श्योर कि वो श्योर, रईश फिनिश यस। करे, और मैं भी उसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा उसके बाद। I didn't had anything specific to it, but just ये कि जैसे कि आकिब ने बोला कि express entry is your main pathway. There are two pathways. एक होता है express entry and एक होता है PNP. which is your federal is your express entry and provincial is your PNP. दोनों के अंदर you have different streams of programs जिसके अंदर आप आ सकते हो। Express entry के अंदर there are three mains, right? Federal skilled workers stream, दूसरा है CEC, which was mine, Canadian experience class stream, and then the third one is the skilled trades, right? Foreign skilled trade. There are three major skilled programs within the express entry, right? And there are many more as well, right? There are masters, a one stream which is just master stream. So if you come here into Canada, और आप यहाँ क्या किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ आप मास्टर्स खत्म करते हो, सो यू गेट योर PR, राइट? वो उस स्ट्रीम का होता है। हर एक स्ट्रीम की अपनी अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, यू हैव टू मीट दोज रिक्वायरमेंट्स। तो आपको एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू आपका IT आता है, विच इज योर इन्विटेशन टू अप्लाई फॉर परमानेंट रेसिडेंसी। सेम गोस फॉर नाउ द प्रोविंशियल पाथवे, विच इज योर PNP, राइट? PNP के अंदर हर एक स्टेट ना, PNP के अंदर जो क्राइटेरियाज होते हैं, जो स्ट्रीम्स होती हैं, वो स्टेट बेस्ड होती है। अब नॉर्दर्न प्रोविंसेस में आप चले जाओ, वहां पे बहुत सारे लाइक फॉर एग्जांपल देयर इज सो मच फॉरेस्ट आउट देयर, वहां पे वुड कटर्स की कमी है। इफ यू गो इनटू दैट प्रोविंस, इफ यू नाउ वर्क एज अ वुड कटर फॉर कपल ईयर्स, राइट, आपका कुछ सालों का जो भी उस स्ट्रीम की जो भी रिक्वायरमेंट होती है, राइट, उस हिसाब से आप उस जॉब में काम करो, उस प्रोविंस में रहो, देन दे विल गिव यू एन ITA बेस्ड ऑन PNP, राइट? हर एक स्टेट के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं, उस रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपको जॉब नोड्स दिए जाते हैं। उस जॉब कोड्स के बेसिस पे अगर आप उस प्रोविंस में रह के उस जॉब के अंदर फॉर दैट स्पेसिफिक टाइम अगर आप काम करते हो, तो वो स्टेट आपको अपना प्रोविंशियल नॉमिनेशन देंगे, एंड देन उस प्रोविंशियल नॉमिनेशन के बेस पे आपको अपना परमानेंट रेसिडेंसी मिलेगा, राइट? वन लास्ट थिंग वुड बी कि प्रोविंशियल नॉमिनेशन के लिए आपको उस प्रोविंस में रहना ही पड़ेगा फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम। एक्सप्रेस एंट्री में आप कहीं पे भी रह सकते हो ऑल ओवर कैनेडा। एक्सप्रेस एंट्री का वन मोर बेनिफिट, आप सीधा इंडिया से PR लेके आ सकते हो अगर आप रिक्वायरमेंट्स मीट करते हो, नॉट नेसेसरली कि आप कनाडा में हो। इफ यू आर हाईली स्किल्ड इंडिविजुअल, आप एक्सप्रेस एंट्री के जो भी क्राइटेरियाज होते हैं उसके पॉइंट्स मैच करना होता है आपको, राइट? बेसिकली देयर इज अ पॉइंट स्केल विद इन द एक्सप्रेस एंट्री। इफ यू गो डू सम रिसर्च, आपको पॉइंट्स बेस करना था, उस पॉइंट्स के बेस पे एवरी बाई वीकली कट ऑफ आते हैं, ड्रॉज निकलते हैं, राइट? If you are able to meet their points from anywhere over the world, if you create a profile in your express entry profile Canada, you can get your PR from anywhere over the world as well, right? So these are the ways that you can go through, and that is how one of the ways इसमें जो main standard ways था CEC Canadian experience class, so मैंने 2 साल का experience work experience इधर किया in my field, and that's how I got my PR। उसमें generally basically ऐसा होता है कि आप कितने भी साल का education करो, I actually studied for 3 years. My course was for engineering, but
it was for 3 years, and then I took 2 years of work experience. So that way I got my PR in about 4.5, 5 years. But Akib would have taken the same path, but he got the opportunity कि वो एक one time जो एक stream निकाली थी, वो अलग से, इन जो मैंने streams बताई आपको, उन stream से अलग से stream निकाली थी. It was a one time stream only during the COVID period, right? वैसी one time काफी सारी streams आती रहती है. For example, अभी जो यूक्रेन में war हुआ, only for Ukrainians who are war refugees, उनके लिए stream निकाली. If you wanna apply, come and become a refugee, we'll give you permanent residence. जैसे बहुत सारी one time streams भी निकलती रहती है. So these are the different streams जो हम standard होती है, federal, provincial, and there are one time streams. They have to be updated, constantly aware. आप Instagram पे pages follow कर सकते हो जो उस चीज को follow कर सकते हैं. आप YouTube पे channels होती है जो follow कर सकते हो. आप regular news भी देख सकते हो, right? आप कैनेडा की ऑफिशियल जो इमिग्रेशन की जो वेबसाइट है उसको बस एवरीडे एक बार लॉगिन करके चेक कर सकते हो. उनका यूट्यूब पे अलग से पेज है, आप वो भी देख सकते हो. These are the ways you can follow. But nowadays, there are many of these social media channels, right? What do we call them in particular in Canada? News forums, right? We call them news forums in here. So you can follow those news forums, or you can just go onto specific Instagram pages or whatever. They not only give you posts, but they also update those in their stories as well. So you just pop up immediately. They're so up to date. They immediately जैसे program या कोई stream announce होती है, you'll get stories or you'll get posts on your feed, and you'll know, oh, something new came out. You won't have 100% detail. You have to do your research. पर आपको पता चले, okay, कुछ नया stream निकला है. Let me see अगर वो stream मेरे लायक है या नहीं, right? और उसमें लास्ट में ये एक ही चीज मैं रैप अप करने से पहले एक बताना चाहूंगा कि ये जो हमने भी जो पाथवेज बताए वो एक गारंटीड पाथवे नहीं है. मतलब वो आपके लिए एक पाथवे ओपन कर रहा है कि इसमें आपका लग सकता है, जिसमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है. एज हो गया, IELTS रिजल्ट्स हो गए, स्टडी हो गया, वर्क एक्सपीरियंस हो गया, उसमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है, राइट? बिकॉज हम लोगों ने तो जो इंडिया से जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है वो भी हम लोगों ने करवाया था, PCC. तो उस बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है. तो इट इज नॉट समथिंग कि वो गारंटीड है वो स्ट्रीम में, बट इट ओपन्स अप अ पाथवे फॉर यू. तो वो मैं कहना चाहूंगा कि वो एक स्टैंडर्ड चीज है हर जगह पे, पूरे कनाडा में जितनी भी स्ट्रीम्स है वो. और बस रैप अप करने से पहले मेरा लास्ट पॉइंट इन दोनों से यही रहेगा कि जैसे कि हम तीनों तीन अब तो PR हो चुके हैं, तो ये जो PR होने का जो एक्सपीरियंस रहा है आप लोगों का, वो एक मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा चेंजिंग रहा है या फिर एक ज्यादा इवॉल्विंग रहा है आपके लिए? बिकॉज आई नो PR होने के बाद बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं लाइफ में, लाइक बिकॉज यू ग्रो इन टू दैट रोल, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर फ्यूचर. तो आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा है? वो मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव रहा है या फिर बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहा है, मतलब इन अ वेरी जनरल सेंस? तो मैं कहना चाहूंगा कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा हूँ आफ्टर PR, लाइक मुझे 2.5 years, तो बेसिकली मेरा 2020 में PR हुआ था और मुझे अभी 2021 में हुआ था, और ये 2020, तो मुझे ऑलमोस्ट 2 साल हो गया, 1.5 साल हो गया बेसिकली PR के बाद. तो मेरा एक्सपीरियंस तो ये है कि मेरा बहुत अच्छा रहा, क्योंकि PR से हमें अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती है कनाडा में. वाई? ओनली थिंग इज कि आपके जो भी काम कर रहे हो वो आपको इसलिए अप्रोच करेंगे कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, ये परमानेंट हो गया है, तो ये जाएगा नहीं. वर्क पे होते तो उनका भी एक क्वेश्चन रहता है दिमाग में कि इनका वर्क परमिट खत्म हो गया, इसके बाद ये बंदा शायद उसका कुछ हुआ नहीं, वो चला जाएगा या उसको चेंज करना होगा, कुछ ना कुछ. परमानेंट रेसी आपको मेक श्योर करता है कि आप परमानेंट हो, तो वो वरी नहीं करते जो आपको अप्रोच करता है जॉब के लिए. इसलिए मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इसमें. तो या राइस को Generally, मेरे हिसाब से any form of stability is always good. It will always have positive results. But it's आप stability को छोड़ के एक country point of perspective, right? Canada is one of the high ranking nations. आप UNICEF ले लो, United Nations ले लो, किसी भी वे में, right? It is a high ranking nation. और जब आपके पास permanent residency और after your PR एक और एक immigration का step होता है, which is very easy if you get your PR, which is your citizenship, right? 2 साल के बाद after your permanent residency, 2 years or 3 years is your natural time. पर अगर आपकी permanent residency से पहले अगर आप रहे हो कनाडा में, then it cuts down to only 2 years. 2 साल के बाद you can apply for your citizenship.
The difference between permanent residency and citizenship is permanent. I am a Canadian permanent resident, तो मैं कनाडा में permanently रह सकता हूँ बिना need of anything else, right? But मेरे पास सिर्फ still Indian passport रहेगा, या जो भी मेरी previous ex nationality उसी का passport रहेगा. I'm still an Indian national. But अगर जैसे ही after 2 years of my PR, I can apply for Canadian citizenship, which means I'll have a Canadian passport as well. Now that Canadian passport is accepted in over 135 countries with visa on arrival. You can do business in over 80 countries with no other requirements. What else? There are so many other benefits because Canada is a high-ranking nation. I'm not saying I love my country back home. India is always going to be the best for me. There is India में एक ऐसी चीज है जो यहाँ पे मेरे को कभी नहीं मिल सकती, right? Like I spent my whole childhood there, but there's some harsh realities that you have to accept. Canada in forms of a nation, in terms of a country, is a higher ranking nation और उसके बहुत सारे benefits है. कभी कहीं पे भी आपको business करना है, कभी भी कहीं पे भी आपको किसी भी और चीज की जरूरत हो in terms of international को कहीं का कोई वीजा चाहिए आपको कहीं से आप कहीं फंस गए हो, आपको रेफ्यूज चाहिए, तो if you are a Canadian passport holder, आपको as a refugee जल्दी accept करेंगे other countries. There are a lot of other benefits. So yes, it is always going to be positive अगर आपके पास Canadian PR और Canadian citizenship. तो ये था पूरा डिस्कशन. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो क्विकली हम उसको रैप अप कर देते हैं सेतु. तो ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड हो गया था, आई नो, बहुत ज्यादा डिटेल और इन्फॉर्मेशन ओरिएंटेड. बट इट्स रियली इंटरेस्टिंग पिंकेश, मतलब जितना डिटेल में ये वाला सेशन गया है, लेकिन बहुत कुछ सीखने समझने. इनफैक्ट मैं खुद इतने ध्यान से सुन रहा था कि क्योंकि मुझे ये सब नहीं मालूम था. इवन इनफैक्ट आई डोंट नो कि मुझे वहां कभी आना पड़े, लेकिन मैं एटलीस्ट दो इंसान को बोल तो सकता हूँ एटलीस्ट अब दो शब्द की भाई एग्जैक्टली होता क्या है. मैं कुछ क्विक क्वेश्चंस बोलूंगा और आप लोग क्विक में रिप्लाई दे सकते हो और फिर हम इसे वाइंड अप करेंगे. जैसे रईश ने बातों के बीच में प्रोविंशियल नॉमिनेंस वाली भी एक बताई थी कि आप पीएनपी के बारे में जब आप बता रहे थे कि वो स्पेसिफिक जॉब को लेकर वो स्पेसिफिक जगह पे, तो आप उस जगह को छोड़ के नहीं जा सकते, ये आपने बताया. तो इज इट लाइक कि आप उस जगह को छोड़ के अगर कोई दूसरे भाग में चले गए कनाडा के, तो आपका वो पीआर क्या कैंसिल हो जाता है, ऐसा कुछ है कि वो एक्सेप्टेबल नहीं होता? इज इट लाइक दैट? I'm not sure 100% because I haven't done that stream, but as far as my knowledge, if you still work there, right? अगर आपका जॉब, आप ऐसा नहीं कि आप निकल नहीं सकते. You go out for a vacation and come back, and it's fine, right? You have to stay there for a couple years. The time frame, कुछ होते हैं, number of days. You have to finish those days. You can go back. You can go to India. You can go to some other province. Stay there for a couple months and come back to the province from which you're applying your PNB, right? ऐसा नहीं कि आप province छोड़ ही नहीं सकते, but you have to finish couple days, the required amount of days in that province. So उस पर मैं खाली इतना ही एड करना, उसका मेन मकसद ये होता है पीएनपी का कि आप काम नहीं छोड़ सकते. सो वर्क एक्सपीरियंस आपका हो. जैसे मैं वो फील्ड के अंदर, जैसे एग्जांपल दूं, कोई प्रोविंस के अंदर फार्मर की नीड है और मैं फार्मर किया है, ग्रेजुएशन किया है, तो और फार्मर के लिए मैं वो प्रोविंस में गया, काम कर रहा हूँ, तो मैं फार्मर वाला काम नहीं कर सकता. और वहां पे जहाँ पे मैं वेल्डिंग का काम चालू करूँ, वो बाद में आपको परमानेंट रेसिडेंस के लिए हेल्पफुल नहीं होगा. At the end of the day, your job history has to be continuous. Yeah, so the main thing is काम है. और मेरे पास एक्चुअली कुछ और सवाल थे, लेकिन मैं उससे शायद होपफुली नेक्स्ट सेशन में लूंगा. लेकिन एक और चीज जो मैं आकिब से बोलते हुए मैं एंड अप करूंगा इस वीडियो को, कि आप जिस तरीके से इमिग्रेशन को अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे थे, प्रोबेबली आपको पता होगा कि कौन से वेबसाइट्स है, कौन सी वो चीजें हैं हेल्पफुल जिसको आप हमेशा फॉलो कर सकते हो अगर आप कनाडा में हो या इंडिया से आने से पहले ही आप अगर रेफर करना चाहते हो. तो इन केस इफ यू कुड हेल्प अस विद दोज काइंड ऑफ रेफरेंस मटेरियल्स और वेबसाइट्स ऑफ योर गवर्नमेंट जो आज हम डिस्क्रिप्शन पे रख सकते हैं, तो लोग उस डिस्क्रिप्शन से उठा पाएंगे, इफ यू कुड डू दैट. सो हाँ जी, फॉर श्योर. सो तो मैं इमिग्रेशन वेरी केयरफुली और वेरी अच्छे से तरह मैं फॉलो करता हूँ. तो उसके मेरा मेन बेनिफिट वो है कि सबसे बेस्ट है IRCC. इट्स अ गवर्नमेंट ऑफिशियल इमिग्रेशन की वेबसाइट है वो. IRCC पे सारी डिटेल्स, सारे अपडेट्स डिटेल्स में देते हैं. जैसे आपको एक फॉर्म भी भरना हो ना, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरना है आपको समझ नहीं आ रहा, वो भी वहां पे लिखा हुआ था. सो IRCC इज द मेन वेबसाइट. और उसकी साइड में न्यूज के लिए मैं यूज करता हूँ CIC न्यूज.
CIC न्यूज ऑल्सो इज द गवर्नमेंट बेस्ड वेबसाइट है, उसके ऊपर इमिग्रेशन की सारी एक्यूरेट डिटेल्स आती है। तो वो दो वेबसाइट को आप फॉलो करोगे, बाकी सब आप इंस्टाग्राम, जैसे रईस ने बोला वो है, होता है, लेकिन ऐसा है कि मैंने वो साइट से क्या मैंने अंडरस्टैंड की और मैंने क्या लिखा वो रॉन्ग हो सकता है, लेकिन जो IRCC ने जो लिखा है और उनका कहना क्या चाहते हैं, कन्वे क्या करना चाहते हैं, वो आपको वहां पे एक्यूरेट मिले। तो आई विल मैं सबको ये बोलूंगा, IRCC और CIC न्यूज वो बेस्ट है इमिग्रेशन न्यूज के लिए, तो वो फॉलो Basically, just फाइनल go into the drop down of the video. आपको मिल जाएगा You'll नीचे। you'll find we'll send you guys. send you Setu guys will send you the yeah. links, and you can just Surely that would be for our really helpful viewers. for all those viewers जिनको भी मतलब इन सब की जरूरत पड़ेगी. So finally, before ending, let me just wind up with this one last thing, even if it is taking few more minutes, because इसके बाद हम इस चीज को वापस नहीं लेके आने वाले इमिग्रेशन की बात को. मैं अगर ये चाहता हूँ, जैसे रईस ने भी उस पॉइंट को जरा सा टच किया ही था, कि मेरे कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज बीइंग इन इंडिया अगर वो मैच करते हैं वहां के PR की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, तो शायद मैं यहाँ से डायरेक्टली PR भी ले सकूं. लेकिन जो इंसान एग्जैक्टली चाहता है कि वो यहाँ से सीधा PR बन के वर्क प्रोफाइल पे वहां पे कनाडा में आ जाए, हाउ डिफिकल्ट इज दैट एंड और हाउ इजी इज दैट? लाइक उस पे थोड़ा सा उसका लाइट डालो और फिर हम एंड हाँ करेंगे. मैंने पर्सनली में मेरे क्लोज फ्रेंड में ग्रुप में था जिन्होंने डायरेक्ट PR लेके आए थे, बट दैट इज वन ऑफ सो मेनी पीपल आई नो, मतलब एक इंसान था जिस बहुत सारे लोगों में से मैंने एक इंसान का होते हुए देखा था. उसमें मेन चीज ये थी, एज बहुत ज्यादा बड़ा फैक्टर रहता है, बिकॉज इफ यू आर 35 32 35 प्लस तो थोड़े चांसेस कम हो जाते हैं, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज यहाँ पे वो प्रेफर्ड चॉइस नहीं है. प्रेफर्ड चॉइस इज बिटवीन 20 and 30. अगर उसके बीच में हो आप और आपके पास एक्सपीरियंस बहुत सारा है इंडिया में, स्किल्ड एक्सपीरियंस ऑन पेपर, ऐसा नहीं कि जहाँ कहीं पे भी काम कर लिया उधर का एक्सपीरियंस, नहीं नहीं, फॉर्म लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन और वहां से आपका पेपर वर्क भी चेक किया जाएगा, और फिर IELTS में भी बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा. और एट द सेम टाइम यहाँ की जो प्रोफाइल आप जो सबमिट करते हो, जो हमने पहले वीडियोस में भी कवर किया था कि आपका जो कंसल्टेंट है वो आपको किस तरीके से गाइड कर रहा है, तो आपने जो प्रोफाइल बनाई है, आपके जो लेटर्स है सबमिट किए हुए, और आपके फाइनेंशियल्स भी देखे जाते हैं, बिकॉज बिकॉज दे वांट टू नो दैट व्हाट यू वर डूइंग इन इंडिया बिफोर यू कम हियर. तो वो सारी चीजें बहुत थोरोली चेक होती है जो डायरेक्ट PR लेके आते हैं. बहुत सारे लोग लेकर आते हैं. आई वुडेंट से इट्स हार्ड और इट्स इजी, इट्स अ प्रोफाइल बेस. अगर आपकी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है तो यू हैव अ गुड चांस, ऐसा नहीं है कि गारंटीड है, उसमें गुड चांस रहता है क्या आने के लिए. तो ये एक पर्सपेक्टिव रहता है. तो क्विकली अगर इन लोगों का कुछ उसमें पॉइंट रहेगा तो मैं पूछ लेता हूँ. या सो बेसिकली पिंकेश ने जो बोला वो बेसिकली जो डायरेक्ट फॉरेन स्किल बोलते हैं उसको, जो आपके फॉरेन स्किल जहाँ पे जैसे रिक्वायरमेंट जैसी, इट्स एवरीथिंग अबाउट रिक्वायरमेंट्स इन कनाडा। कनाडा में कुछ रिक्वायरमेंट है, जैसे फॉरेन से उनको बंदे लाइक वो आ सकते हैं, तो उनका यही होगा कि जैसे कनाडा में अभी रिक्वायरमेंट है IT की, और IT का आपका बैकग्राउंड इंडिया में बहुत अच्छा है, आपका एक्सपीरियंस है, तो वो सब आपका आपकी फाइल के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप अच्छी प्रोफाइल है आपकी, कि आपका ग्रेजुएशन भी अच्छा था इंडिया में, उसकी काम में आपने IT में आपने वर्क एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था, तो वो आपकी एक अच्छी प्रोफाइल बनाती है, और वो उसके अच्छे चांसेस रहती है डायरेक्ट परमानेंट से। जैसे उस पर भी बेसिकली वही होता है कि रिक्वायरमेंट्स, कि आपका इतना वर्क एक्सपीरियंस, बेसिकली इट्स ऑल अबाउट पॉइंट्स, पॉइंट्स पे सारा कुछ होता है। तो जैसे मेन फैक्टर है रही पिंकेश ने जो बोला एज का होता है, तो बेस्ट एज टू कम एज अ परमानेंट रेसिडेंट इन कनाडा इज बिफोर 30। ऐसा नहीं है कि 30 के बाद नहीं आ सकते, लेकिन बेस्ट चांसेस जो ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो पॉइंट्स है, 30 के बाद पॉइंट्स कम हो जाते हैं। जैसे आप 30 के पॉइंट अभी आपको मिल रहे हैं 10 पॉइंट्स एज के, तो 35 के बाद आपको हो जाएंगे 5 पॉइंट्स, तो 5 पॉइंट्स का गैप हो गया, और वो 5 पॉइंट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सो दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट पॉइंट्स और आपकी प्रोफाइल एक जो होती है आपकी। मैं एक्चुअली एक देशी भाषा में सवाल पूछूंगा जो यहाँ पे बहुत सारे लोग कॉमनली पूछते हैं कि यार पढ़ाई वढ़ाई में नहीं, मेरे को सीधा वहां पे जॉब करने जाना है ताकि मेरे को सीधा PR मिल जाए, तो ऐसा कोई भी कुछ है क्या कि आप लोगों को पता है कि सीधा इंडिया में किसी बंदे को कनाडा में In जल्दी that जॉब मिल जाए? in that case, आपको सीधा PR नहीं मिलेगा. आपको फिर देयर डिफरेंट देसी लैंग्वेज में ही मैं बोलूँ तो जुगाड़ लगाने पड़ेंगे. इफ यू नो समबडी हियर जो आपको स्पेशली समथिंग कॉल्ड एज LMIA दे सकता हो. LMIA इज लेबर मार्केट इम्पैक्ट एसोसिएशन. इट इज ए जॉब लेटर विच बेसिकली सेज कि पूरे कनाडा में मेरा एक बिजनेस है, राइट, और मेरे को एक मेरे बिजनेस के लिए मेरे को एक जॉब की रिक्वायरमेंट है. आई नीड ए एम्प्लॉई जिसके पास एक स्पेसिफिक स्किल हो जो कनाडा में इजीली अवेलेबल नहीं है, राइट. इसीलिए मैं आउट ऑफ कनाडा फॉरेन से एक रिसोर्स, एक स्किल मंगवाना चाह रहा हूँ, राइट, फॉर माय बिजनेस. दैट इज अ लेटर, राइट. उस लेटर के बेस पे
फिर आपको वर्क परमिट मिलेगी, यू हैव टू कम हियर, यू हैव टू वर्क ऑन बेस्ड ऑन दैट वर्क परमिट्स। उस वर्क परमिट के फिर वो क्लोज्ड वर्क परमिट होगी। An open work permit, you can work for anybody in Canada. Closed work permit, just for a quick reference, is you can only work for that specific employer, because आपको उस employer के वजह से ही Canada में entry मिली है. You work for that employer couple years and now you have Canadian work experience. You have that LMIA, which itself, the LMIA itself constitutes of 50 points additional. उस बेस पे फिर आपके express entry का points बढ़ जाएगा and then you can apply for PR. Second way is you can have a business. आपका कोई फैमिली खानदान इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स का बिजनेस है, आप कनाडा में ब्रांच खोलो, आओ, बिजनेस का एक अलग से, if you bring economy to Canada via business, बिजनेस का एक अलग से स्ट्रीम है जिसके अंदर आपको PR मिल सकता है। आप इंडिया से IT सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हो, अनदर बिजनेस। आप कुछ भी और बिजनेस अगर आप यहाँ पे आके करना चाहते हो, एंड बिजनेस के बेस पे भी आपको एक अलग से स्ट्रीम होती है जिसपे आपको PR मिल सकता है। These are couple ways, but आप अपना खुद का, again from last episode, do your own research and you'll get away. ग्रेट, मतलब काफी सारा इंफॉर्मेशन मिल गया। मतलब यही सारी चीजें बाहर लाना चाहता था क्योंकि ये बहुत सारे लोग पूछते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चंस है ये, और ये आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया। तो थैंक यू सो मच रईश, आकिब, थैंक यू सो मच पिंकेश फॉर होस्टिंग दिस क्वेश्चन टुडे, दिस इवेंट टुडे, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन बिकॉज आज का सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव रहा। बहुत, मतलब मैं बोलूंगा कि दिस वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड्स। बहुत सारा डिटेल इंफॉर्मेशन लोगों को इस एपिसोड से मिलते रहने ही वाला है जितनी भी बार वो देखेंगे। लेकिन होपफुली आप लोग नहीं भूलोगे क्योंकि हमें प्रेक्षकों को वो डिस्क्रिप्शन में देना है सारे लिंक्स, सारी चीजें, उनको जितनी हो सके हेल्प इस वीडियो के थ्रू, इस एपिसोड के थ्रू पहुंचना चाहिए। और मेरा अंतिम सवाल, कब बुला रहे हो आप हम सब लोगों को अपनी बिजनेस और इन सब को कभी establish नहीं, करके? कभी नहीं, कभी नहीं बुला रहे, कभी नहीं तो बुला रहे। पैसे आ जाने का घमंड भी आ जाता है ना, तो उसके बाद शायद बात भी नहीं करेंगे। अरे भाई साहब, रिजेक्शन। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये बस वो बड़ा दोस्तों ने सीधा है। रिजेक्शन देना शुरू कर नहीं, पैसे नहीं है इसलिए तो तुझसे बात कर रहे हैं, बाकी तो बात मेरे क्या करें। मेरे फ्रेंड्स तो ये बोलेंगे, मेरे पास तो मैं तो अभी भी बात नहीं करता लोगों। अभी से बात भाई करना साहब। बंद कर दी। शॉर्ट टाइम। चलो ठीक है, एनीवेज थैंक यू सो मच। ये वीडियो ऑलरेडी लेंथी हो चुका है और आज के इस एपिसोड को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर से आप सभी का धन्यवाद। और ये वीडियो अगर आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहा हो तो मैं कहूंगा आप उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको ये सच में और हेल्पफुल होने वाला है। मतलब उन लोगों तक जो कनाडा जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वहां सेटल होना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो कंटेंट को पहुंचाइए। लाइक करें, उन लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आगे की वीडियो में मुझे लिंक ना भेजना पड़े और आपके पास खुद नोटिफिकेशन आ जाए। तो सबको तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।